हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होंगे। आज मैं आपको बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स जो कि 15 दिसंबर 2023 को हुआ था उसका पीवाईक्यू ऑफिशियल आंसर की के साथ और जहाँ भी सोल्यूशन डिटेल सोल्यूशन की ज़रूरत है वहाँ डिटेल सोल्यूशन के साथ मैं आपको करवाऊँगी। ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी टीआर 3 जो होने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है आपके अदर पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। पीडीएफ के लिए आप जुड़ेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगे ऐसे ही वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बीपीएससी टीआर 2 में सिलेक्टेड हूँ पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए और मैंने नेट भी क्रैक किया है। तो मैं आपको चाहती हूँ कि जहाँ तक हेल्प कर पाऊँ वहाँ तक हेल्प करूँ। वैसे तो मुझे आजकल उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको गाइड कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं मुझसे कि किस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँ। अगर आपका डिमांड रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ ताकि आपको हेल्प हो पाए। तो शुरू करते हैं। तो मैं 2 या 3 पार्ट में कंटिन्यू करूँगी और इसका प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी केटी इकोनॉमिक्स चैनल पर, मेरे चैनल पर, और वहाँ आप जाकर इसको देख पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीआर 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बाकी जो पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं और भी उनके लिए भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी और हिंदी में भी आप देख लेना। कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी मैं पढ़ दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो इकोनॉमिक्स का स्टडी हम मतलब किस लिए करते हैं। तो इससे तो आप सब वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ही चैप्टर में आता है कि चूँकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और उसका हम यूज कैसे करें ताकि सबको मिल पाए, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें हिंदी और इंग्लिश में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज कि हिंदी में भी मैं आपको बता ही रही हूँ। सेकंड है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी का कर्व कैसा होता है। तो पीपीसी का जो कर्व होता है वो कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन होता है। आपको ए कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। इसका हिंदी में आप देखेंगे तो वही है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान। तो ये मूल बिंदु की तरफ अवतल होता है। इसका शेप अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होता है। ये कॉनकेव हो गया पीपीसी का स्लोप। 73 है कि व्हाट इज कांस्टेंट अलोंग एन आइसोक्वांट। तो आइसोक्वांट के साथ जो है क्या कांस्टेंट रहता है। तो उसके साथ कांस्टेंट जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट एंड आउटपुट। तो यहाँ दिया है कि लेबर एंड कैपिटल या ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड, तो ये नहीं है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ई हो जाएगा। हिंदी में वही है कि एक समोत्पाद के साथ क्या स्थिरांक है। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उसमें हो जाएगा प्रॉफिट और आउटपुट जो है वो स्थिरांक होता है। 74 इफ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस देन द डिमांड फॉर। यदि कंज्यूमर जो है उपभोक्ता है उसका यदि इनकम यानी कि आय कम हो जाता है तो क्या होगा उसके डिमांड के साथ। तो ये है कि नॉर्मल गुड जो है वो उनका जो डिमांड है वो बढ़ेगा,
दूसरा है कि इन्फीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा, तीसरा है सुपीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें देखिए नॉर्मल गुड का जो डिमांड होता है ना वो डिक्रीज करता है हमारा इनकम घटने के साथ। इन्फीरियर गुड का जो डिमांड होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको। हिंदी में यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, बी। 76 who basically propounded the concept of law of equimarginal utility। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जो है गॉसन का सेकेंड लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था, गॉसन ने, सी। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनांट ऑफ सप्लाई। इसमें पूछ रहा है कि सप्लाई को क्या डिटर्मिनांट नहीं करता है। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस ये करता है। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, टैक्स बढ़ने से या टैक्स घटने से भी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। तो किसका नहीं पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है, तो प्रदर्शन प्रभाव जो है वो कारक नहीं होता है। 78 एन आइसो कॉस्ट लाइन विल बी शिफ्टेड फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है वो एक सम लागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाएगी तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो 78 का हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा 78 का। इसमें हो जाएगा कि इफ द प्राइस ऑफ बोथ इनपुट्स इंक्रीज, इफ द टोटल कॉस्ट इंक्रीज, इफ देयर इज एन एडवांस इन टेक्नोलॉजी। 78 का जो है वो डी हो जाएगा। 79 द प्रोड्यूसर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू बिकॉज। तो इसमें जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा मार्जिनल रिवैल्यू से तो क्या होगा, हमारा बेनिफिट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा 79 का। हिंदी में भी वही होगा कि उत्पादक जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल रिवेन्यू से तो क्या होता है, तो होता है कि लाभ जो है वो लागत से कम होता है। कॉस्ट ज़्यादा होता है लाभ कम होता है। 80 हो गया इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड। मतलब कि लॉ ऑफ वेरिएबल के प्रोपोर्शन में जो है वो प्रोपोर्शन में जो हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उसमें कहाँ से चेंज होता है। तो होता क्या है कि शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इंक्रीजिंग तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट से होता है। जब वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है ना तो वहीं पे इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। टोटल प्रोडक्ट का आपको ये हो जाएगा, ऐसे बनता है, ठीक है, और इसी में मार्जिनल जाके ऐसे बन जाता है, यहाँ से शुरू होकर थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे में क्या, जब ये टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम चला जाता है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो 0 हो जाता है। और जब ये स्टार्ट हो जाता है गिरना टोटल प्रोडक्ट तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। 80 परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन का बिंदु कहाँ है, तो ये ए हो जाएगा। जहाँ कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है ना तो वहाँ से परिवर्तन बिंदु होता है। 81 रेंट फॉर वेयर हाउस इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट। तो वेयर हाउस मतलब गोदान, ये कौन सा रेंट होगा,
तो जब हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लेते हैं उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको रखते हैं गोदाम में, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन के बाद यानी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान रखते हैं, तो ये सी हो जाएगा इसका 81 का। 81 का गोदाम का किराया किस लागत में आता है, तो वितरण लागत में आता है, सी। 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्योर और परफेक्ट कंपटीशन। तो रेलवे जो है वो मोनोपोली में आता है। स्टॉक मार्केट जो आता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ जो हमारी एंट्री होती है या फिर एग्जिट होता है उस पर कोई बैरियर नहीं होता है, फ्री होता है जब, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टॉक मार्केट। 82 का स्टॉक मार्केट बी हो जाएगा। अब आता है 83। 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा है जो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, तो हम पढ़ते हैं जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, लेकिन हमने कभी भी कंपटेटिव मोनोपोली नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार संरचना नहीं है, तो प्रतिस्पर्धी एकाधिकार जो है वो हमने कभी भी नहीं देखा है। 83 के बाद 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मोनोपोली इज फॉल्स। इसमें से मोनोपोली का अजम्पशन दिया है और इसमें से देखना है कि कौन सा अजम्पशन जो है वो सही नहीं है। तो अ मोनोपोली हैज नो बैरियर टू एंट्री और एग्जिट, यही मिल गया जो कि सही नहीं है, बिकॉज कि मोनोपोली में जो है वो एंट्री और एग्जिट पे बैरियर होता है। 85, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको और क्या क्या कह सकते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कह सकते हैं और डिफरेंशियल प्राइसिंग कह सकते हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 86 है कि अमोनोपोली, मतलब कि मोनोपोली क्या है। फर्स्ट है, चार्जेज हायर प्राइसेस देन द कम्पिटिटिव फर्म्स, ये सही लग रहा है यहाँ तक। इफ़ ऑल अदर रिमेनिंग थिंग्स रिमेन सेम, तो मतलब मोनोपोली जो है वो कम्पिटिटिव मार्केट से जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है, तो ये सही है, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैं वहीं कर रही हूँ, बिकॉज कि अननेसेसरी टाइम वीडियो में लेने से आपको भी लेंदी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ किंग डिमांड इज बीइंग एक्सप्लेन इन ओलिगोपोली। तो किंग डिमांड का कैसा होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है इसमें, ठीक है, तो ओलिगोपोली में जो है इसके प्राइस रिजिडिटी पे बात की गई है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र की किस विशेषता को विश्लेषित किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, मूल्य कठोरता। 88, द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी एग्जिट्स बिकॉज। जो स्कार्सिटी की जो कंडीशन है वो क्यों हमारे इकॉनमी में है, तो क्यों है, डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से। सी है, देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीवन वांट्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारी जो मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, और हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, वो मतलब बढ़ता ही रहता है, एक हमारा वांट पूरा हो जाए तो दूसरे के लिए हमारी इच्छा शुरू हो जाती है। 89, द मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी इज रिलेटेड टू द। 89 का हो जाएगा रिम्यूनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी हो जाएगा इसका आंसर।
हिंदी में इसको देखें तो है कि सीमांत उत्पादकता किस सिद्धांत से संबंधित है। ये संसाधनों के परिश्रमिक से संबंधित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है कि मैं आपको क्या ज़्यादा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 90 है कि क्वाजी रेंट कैसा फिनोमिना है। तो क्वाजी रेंट जो है वो टेम्पोररी नेचर यानी कि शॉर्ट टर्म रेंट होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। चेंजेज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज होता है और वो अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ मनी को रखने में। ठीक है, तो वो किससे प्रभावित होता है, तो वो स्पेकुलेटिव मोटिव का होता है। ठीक है, 91 का हो जाएगा आपको बी। बाजार दर में परिवर्तन से डैश हेतु रखे गए धन की मात्रा प्रभावित होती है। तो जो आरओआई में जो चेंज होता है ना, उससे सट्टा प्रयोजन के लिए जो रखा गया होता है पैसा, उसी में परिवर्तन होता है 91 में। यही पूछा गया है कि ब्याज दर में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो किस मनी पे इफ़ेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन पे या नॉर्मल पे। तो इसमें स्पेकुलेटिव जो होता है ना, वही रिलेटेड होता है आरओआई से। 92 द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, ये हमें क्या बताता है। इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड इफ वर्कर्स प्रेफरेंस फॉर लेजर इंक्रीज, is not affected by technological progress in production, shift to the left if there is technological progress in production। 92 जो क्वेश्चन है, इसमें आयोग ने बी आंसर किया है कि इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति वक्र उत्पादन में तकनीकी प्रगति से प्रभावित नहीं होता है, बी इसका आंसर होगा। 93 बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग टू विच मार्केट। तो जो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है ये लेबर मार्केट से रिलेटेड होता है। 94 इफ द एक्चुअल रिवार्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ रिस्क देन द कंपनी विल फेस। तो जब भी एक्चुअल रिवार्ड जो है वो रिस्क से ज़्यादा होगा तो कंपनी क्या फेस करेगी, प्रॉफिट यानी कि लाभ मिलेगा कंपनी को। 95 द आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज वैल्यू एड। तो इसका हो जाएगा सी मार्केट प्राइस। इसमें पूछ क्या रहा है कि विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारण किया जाता है किस बेसिस पे। तो इसका सी हो जाएगा बाजारी मूल्य पर। थैंक यू। आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आगे मैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू रखूँगी। मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स से जुड़े रहें।